अन्नदाता अन्नदाता नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। मौन पालन को किसान ने बनाया अच्छी आय का जरिया। बायोगैस है ऊर्जा का खजाना और खाद का कारखाना। का देश के विकास में बहुत योगदान रहता है। कृषि में आज बहुत से कार्य हैं जिसे किसान अपनी क्षमता के आधार पर कर रहे हैं। उन्हीं में से कई किसान मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जो कई लोगों को काम तो दे रहे हैं, अपनी आय भी खूब बढ़ा रहे हैं। आइए चलते हैं झारखंड और मिलते हैं अशोक कुमार से, जो 32 साल से इसे कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। पेड़ पौधे पृथ्वी का संतुलन बनाने में विशेष योगदान देते हैं। ये प्राकृतिक का संतुलन तो बनाते ही हैं, इनसे फल फूल बीज और सबसे अनमोल चीज पराग और मकरंद मिलता है। लेकिन पराग और मकरंद मधुमक्खियों के माध्यम से हमें शहद के रूप में मिलता है। मधुमक्खियों से कई लाभ होते हैं। एक तो शहद बनाती हैं, दूसरा एक से दूसरे फूलों पर बैठने से फसलों की उपज बढ़ाती हैं। इसलिए मौन पालन बहुत ही महत्व वाला है। आज मौन पालन एक बड़े बिजनेस का रूप ले लिया है, जिससे किसान लाखों कमा रहे हैं। यहाँ मधुमक्खी पालन का काम हम लगभग 32 साल से करते आ रहे हैं और इस काम का प्रशिक्षण हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और झारखंड राज्य खादी ग्राम उद्योग आयोग से भी और रामकृष्ण मिशन से भी, तीनों जगह से लेके प्रशिक्षण ये काम शुरू किए। बहुत छोटे पैमाने पे ये काम शुरू किए थे। पहले 5 बॉक्सेस से शुरू किए थे काम को और उस समय हमारा लगभग 40,000 रुपया लग गया था। आज हमारे पास 1,000 बॉक्सेस हैं और अलग अलग क्षेत्रों पे इसका माइग्रेशन हम करते हैं। इस कार्य में माइग्रेशन यानी मौन बाक्सों को फूलों वाले जगहों पर फूल रहने तक रखना अधिक शहद उत्पादन के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग समय पर फूल खिलते हैं। उसी आधार पर मौन बॉक्सों को रखा जाता है। और अभी हम लोग माइग्रेशन जो है झारखंड से बाहर भी करते हैं इसको। जैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग सरगुजा के लिए और टाऊ की खेती के लिए ले जाते हैं और एमपी में हम लोग सरसों की खेती के लिए और राजस्थान में भी सरसों की खेती के लिए ले जाते हैं। और हम लोग जम्मू भी ले जाते हैं। जम्मू में हम लोग मल्टीफ्लोरा का शहद लेते हैं और बिहार ले जाते हैं लीची के लिए और धनिया के लिए भी। और हमारा झारखंड में हम लोग सरगुजा का और आपका करंज का शहद निकालते हैं। तो शुरुआत में तो इसमें काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत आया था कि जो माइग्रेशन के समय में रास्ते में तंग होता था, लेकिन आजकल जो सरकार की ओर से जो गतिविधि आई है, इससे है जो दिक्कत ख़त्म हो गया है।
माइग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आ पाता है और अच्छी तरह से हम लोग माइग्रेशन कर पाते हैं। तो इससे पॉलिनेशन का काम अभी है, जो सरकार की ओर से ऐसा प्रावधान किया गया है कि पॉलिनेशन में सहयोग हो रहा है। पॉलिनेशन जितना अच्छा हो रहा है तो शहद ये खेती-बाड़ी भी बहुत अच्छा हो रहा है, फल अच्छा पकड़ रहा है। अभी हमारा जो बॉक्सेस है ये 2-3 जगह पे फैले हुए हैं। अभी जैसे करंज का सीज़न है तो इस समय हमारा बॉक्स अभी गुमला ज़िला में पड़ा हुआ है, वहाँ पे करंज का शहद निकालने के लिए रखा हुआ है। कुछ बॉक्सेस हमारा जो है मल्टी फ्लोरा के लिए, जो कि जम्मू में गया हुआ है मल्टी फ्लोरा के लिए। इस तरह से हम लोग शहद हम लोग निकालते हैं। तो शहद जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्रूड चैम्बर से ना निकाल के हनी चैम्बर से शहद निकालें, जिससे इसकी क्वालिटी बरकरार रहे और लोगों को अच्छा चीज़ हम लोग दे पाए। अभी हमारे पास लगभग 1000 बॉक्सेस हैं। तो जो बॉक्सेस है उससे जो हम लोग शहद निकालते हैं तो साल भर में लगभग हम लोग औसतन निकाल लेते हैं, लगभग 9 टन से लेकर 22 टन तक शहद निकालते हैं। तो ये शहद, लेकिन ये निकालने का जो रेशियो है ये हमारा मौसम पे निर्भर करता है। यदि मौसम सही है तो ये रेशियो आपका सही जाएगा, यदि किसी तरह से मौसम की गड़बड़ी हुई तो रेशियो घटेगा। और इसमें जो मूल्य है तो हम लोग इसका, जो बहुत सारी कंपनियां हैं, ये सब हमारे शहद को चेक करके, टेस्ट करके उसके बाद ये शहद को ले जाते हैं और वो लगभग थोक में लगभग ये 150 से 180 रुपये तक का थोक रेट देते हैं, जो कि इसको हम लोग कच्चा शहद कहते हैं। फिर उसको ले जाके वो लोग प्रोसेस करते हैं और सेल करते हैं। और हमारा जो साल में जो औसतन माइग्रेशन में चाहे और इक्विपमेंट में खर्चा है तो लगभग 4 से 5 लाख रुपया खर्चा हमारा औसतन हो जाता है। तो ये इस तरह से हम लोग, और अभी है जो लगभग खर्चा वर्चा काट के हम लोगों का लगभग 20 से 22 लाख रुपया इनकम हमारा हो जाता है। इस बिजनेस में सही मैनेजमेंट और सही प्लान हो तो आमदनी बहुत अधिक होती है, लेकिन अगर लापरवाही या सही तकनीकी जानकारी नहीं है तो आमदनी बहुत ही कम होगी। इन किसान भाई का कहना है कि मेरे 1000 बॉक्सों से साल में 9 से लेकर 22 टन तक शहद का उत्पादन होता है। उत्पादन में उतार चढ़ाव इस बिजनेस में लगा रहता है। अगर औसतन साल में 15 टन भी उत्पादन मानकर चला जाए तो 165 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से शहद से 24,75,000 रुपए की कुल आमदनी होती है। और इस उत्पादन को लेने में इनके साल में लगभग 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी शहद से इनको लगभग 19,75,000 रुपए का लाभ होता है। इसके अलावा अन्य उत्पाद से मिलने वाले लाभ से इनका इनकम और बढ़ जाता है। हम लोग शहद के अलावा प्री पॉलिश, रॉयल जेली, पोलन, वी वेनम, ये सब सारे चीज़ हम लोग अभी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। टोटल लगभग इससे हमारा लगभग 10 लाख के आसपास हमारा और इनकम हो जाता है। तो लगभग मोटा मोटी 32 से 32 लाख रुपए के आसपास हमारा इनकम खर्चा काट के हो जाता है। जैसा कि मधुमक्खियां बहुत नाजुक कीट होती हैं, इनके ऊपर बदलते मौसम का प्रभाव अधिक होता है। इसके अलावा कीट व्याधियां और चिड़िया भी इनको नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके लिए मौन पालकों को विशेष देखरेख करने की जरूरत पड़ती है। तो जाड़े के समय में तो इसका प्रबंधन करने में काफ़ी तकलीफ नहीं है, इसलिए कि जाड़े में बहुत सारा फ्लोरा फूल रहता है तो मक्खियाँ अपना मेंटेन कर लेती है। लेकिन मेन दिक्कत जो है ये बरसात के समय होता है। बरसात के समय यदि आप उसका देख रेख सही ढंग से नहीं करेंगे तो मक्खियाँ मरने लगती हैं, भागने लगती हैं। तो उस समय आपको इसका किसी तरह का इसके बक्से में पानी ना जाए, चींटी ना लगे, इस चीज़ की व्यवस्था करना पड़ता है। और यदि ज़्यादा गर्म जगह पे नहीं रखा जाता है, ठंडे जगह पे रखिए, धूप ज़्यादा ना लगे। मान लिया कि अब बरसात में ज़्यादा धूप लग रहा है तो मक्खी क्या करेगी, निकल के भाग जाएगी। तो इसको रोकना है तो ठंडापन लाना है, उसके ऊपर ढक्कन लगाना है, इस तरह से व्यवस्था करना है। और जब खाना नहीं मिल रहा है तो उस समय इसको कृत्रिम भोजन देना है। यदि पोलन नहीं मिल रहा है तो कृत्रिम पोलन बना के देना है, तब मक्खियाँ आपके बक्से में ठहरेंगी। यदि आप सही से प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं तो आप तो जाड़े के समय में जो प्रबंधन है
उस समय तो मक्खियाँ खुद कर लेगी, लेकिन बाकी का प्रबंधन आप नहीं कर पा रहे हैं तो मक्खियाँ भाग जाएगी, जिससे आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अब रहा गर्मी के समय का, तो गर्मी में मक्खी मधु पेटियों को हमेशा छाया जगह पे ही रखा जाए और जाड़े के समय में धूप के जगह पे। इससे मक्खियाँ क्या होती है, ठंडे जगह पे रखेंगे गर्मी के समय में तो उसका ब्रूडिंग का काम, जो अंडा का काम, लेइंग का काम है वो अच्छा रहेगा। यदि आप धूप पे रखेंगे तो लेइंग का काम कम करेगा, तो आपका जो क्वांटिटी है वो घटते जाएगा, छत्ता घटते जाएगा। यदि आप जाड़े के समय में छाया में रखेंगे तो फिर उस समय भी बक्से में ठंड लगेगा तो एगिंग का काम कम होगा। किसी भी उत्पाद की अच्छी क्वालिटी ही उसकी वैल्यू को बढ़ाती है और शहद की अच्छी क्वालिटी होगी तो उसकी मांग भी अधिक होगी, जिससे अच्छी कीमत भी मिलेगी, जिसके लिए ये सभी जरूरी बातों का ध्यान रखते हैं। हमारा जो शहद निकालने का जो तरीका है बहुत ही अलग है। अलग कहने का मतलब, हम जो शहद है ज़्यादातर हम निकालते हैं हनी चैम्बर से ही, तो ये क्वालिटी बरकरार रख रहे हैं। दूसरा है कि सील्ड शहद को ही निकालते हैं ताकि कि लोगों को जो शहद दे वो उसमें मॉइस्चर कम रहे और क्वालिटी बहुत बढ़िया रहे। हम लोग जो शहद है, हमारा जो शहद निकलता है, इसको हम लोग बहुत सारी कंपनियों को देते हैं, लेकिन ये लोग जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं उसी समय शहद को ले जाते हैं। तो हम तो और किसान भाइयों से कहेंगे कि मधुमक्खी पालन बहुत ही अच्छा चीज़ है और इसको कीजिए और छोटे पैमाने पर स्टार्ट कीजिए और दूर तक जा सकते हैं। इसमें शुरुआत में कम बक्से से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसको माइग्रेट करके किसी और अलग किसान से जुड़ के ये आगे आप माइग्रेशन करके और अपने बक्से को बढ़ा सकते। आज बिजली और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है, इससे घर का सारा बजट बिगड़ गया है। ये आज देश की ज्वलंत समस्या बन गई है। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान है? जी हाँ, यदि आप बायोगैस का उपयोग करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यह गैस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोगी होने के साथ ही बायोगैस तकनीक उच्च गुणवत्ता वाली खाद प्रदान करती है, जो कि सामान्य उर्वरक की तुलना से बहुत अच्छी होती है। इससे किसानों को अनेक फायदा होता है। इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा के अभिषेक रंजन। आज मैं आप लोगों को बायोगैस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इससे क्या क्या किसान भाइयों को लाभ हो सकते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं और इनमें कितने लागत लगते हैं इसको अपने घर पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो। जैसे कि हम जानते हैं कि बायोगैस जो है ऊर्जा का एक मेन सोर्स है, जिससे हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये एक नवीकरणीय सोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। जबकि किसान भाई आप लोग जानते हैं कि बायोगैस का यूज़ हम लोग ऊर्जा के साथ साथ किसी कार्य के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि इस बायोगैस का यूज़ जो हम लोग करते हैं, इसमें जो भी यूज़ होते हैं, जो भी हमारे इसको बनाने में जो महत्वपूर्ण हैं वो हमारे घरेलू होते हैं और जो हमारे गांव में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि जो हमारे जैविक हो गए, जैविक खाद्य हो गए, जैविक अवशेष हो गए, पशु के अवशिष्ट हो गए, उन सब का यूज़ प्रयोग करके हम ये बायोगैस उत्पादन करते हैं। प्रदेश के जो किसान भाई बायोगैस संयंत्र लगवाना चाहते हैं, उन्हें ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है और उनके पास पशु कितने हैं। उसी के अनुसार बायोगैस संयंत्र के आकार प्रकार का चयन करें। जिन किसान भाइयों के पास परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से 6 है और उनके पास 4 से 5 पशु हैं और 50 किलो गोबर है, तो वो 2 घन मीटर बायोगैस संयंत्र लगवा सकते हैं और घर में आसानी से खाना पका सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस लगाना चाहते हैं तो उसकी जो आइटम लागत होती है वो अगर छोटे फैमिली है, 2 से 4 लोग हैं, तो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये की लागत लगती है। जो ये लागत हमारी वो 10 से 12 महीने में वसूल हो जाती है और इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो भी यूज़ होते हैं वो हमारे गांव में आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि जैसे हमारे किसान भाई के पास अगर 2 जानवर हैं तो वो एक दिन में कम से कम वो 10 केजी गोबर देती है, जिसका यूज़ हम वो अपने बायोगैस में ऊर्जा उत्पादन के लिए या
खाना रसोई में खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कम से कम एक दिन में 25 से 30 केजी हम लोग को जैविक अवशेष देना पड़ता है। इससे जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कोई हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि इसमें स्पेशली हमें मीथेन गैस मिले होते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसके साथ साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब भी पाए जाते हैं। बायोगैस ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दिया है। देश के अनेक गांवों में अब महिलाएं बायोगैस पर खाना पका रही हैं। इससे पैसे की बचत हो रही है और घरों में खुशहाली आ रही है। आज के समय में कई तरह के बायोगैस संयंत्र मॉडल विकसित हो गए हैं, जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। बायोगैस के दो मुख्य मॉडल हैं, फिक्स्ड ड्रम मॉडल और फ्लोटिंग ड्रम टाइप मॉडल। फिक्स्ड ड्रम टाइप बायोगैस दीनबंधु बायोगैस संयंत्र, जनता बायोगैस संयंत्र। फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस KVIC बायोगैस संयंत्र, प्रगति बायोगैस संयंत्र। अगर बात की जाए इसके इंस्टॉलेशन में कि कौन सी जगह इसके लिए सबसे परफेक्ट है, तो सर जहाँ पे हम लोग बायोगैस का इंस्टॉलेशन करते हैं वहाँ पे आसपास पानी जमा नहीं होना चाहिए, प्लस उस बायोगैस के आसपास हमारा पानी का सोर्स अच्छा होना चाहिए ताकि हम लोग इजली पानी को यूज़ कर सकें। जो जहाँ पे हम लोग जानवर रखते हैं उसके पास में होनी चाहिए ताकि हमारे जो उनके जो मलमूत्र जो उनको ले जाने में समय बर्बाद ना हो। जहाँ पे बायोगैस का इंस्टॉलेशन होता है वो ज़मीन समतल और ऊंची होनी चाहिए। हमारे जो बायोगैस का इंस्टॉलेशन जो होता है वो पेड़ पौधों के पास में नहीं होना चाहिए, ताकि क्योंकि उस पेड़ पौधे के जड़ उसको अफेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सर बायोगैस जो हमारा होता है इंस्टॉलेशन, उसमें हम पूरे सुबह से शाम तक धूप की रोशनी पड़नी चाहिए और हवा का अच्छा संतुलन होना चाहिए, क्योंकि धूप के कारण ही उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो धूप से ही होती हैं। इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर हमारे घर के पास अगर पास में तालाब या कुएं हैं तो उसके पास में हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पानी का सोर्स है उससे हमारे जमीन वहाँ के आसपास के वो दलदल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा बायोगैस होता है वो नीचे धंसने का डर रहता है। बायोगैस के फायदे हैं अनेक। खाना पकाने में आसानी, चूल्हे के धुएं से निजात मिलती है। बायोगैस से लकड़ी की बचत होती है, पेड़ पौधे कटने से बच जाते हैं। बायोगैस पर्यावरण के अनुकूल है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होता है। और आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खुटहा, जिला भागलपुर के कृषक ओमकार पासवान ने। ये नवरोपित उद्यानों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ओमकार पासवान जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अब अगर आपका ऑर्चार्ड, आपका बाग जो है अगर 1 या 2 साल का हो गया है तो इसमें हमारा विशेष ध्यान होता है। अब यहाँ से उसका बढ़वार शुरू हो गया है। अभी तक इस्टेब्लिश कर रहा था, वो अपने आप को जमा रहा था। वो जब जमा लिया है अब उसका बढ़वार शुरू होगा और अब उसका शारीरिक और फूल से रिलेटेड, मतलब फलों से, फूल फल से रिलेटेड उसकी जो है वृद्धि होगी और उसकी तैयारी होगी उसके शरीर में। तो इसके लिए आपको पूरा समुचित देखरेख करना होगा। किसान भाइयों, आपके लगाए गए फल या कोई भी पौधा आगे तभी अच्छा उत्पादन देगा जब आप उसकी शुरू से अच्छी देखरेख करेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि किसान पौधे लगाते हैं और पौधे सूख जाते हैं या बहुत कम ही पौधे लग पाते हैं, और ऐसा तब होता है जब पौधों को सही पोषण नहीं दिया जाता है, ठीक से उसकी देखरेख नहीं की जाती है। इसलिए आप जो भी पौधा लगाएं उसकी जरूरत के हिसाब से केयर जरूर करें। पहली जो बात होती है वो होती है खाद देना। आप 1 साल पहले जब गड्ढा में लगा रहे थे उस समय औसतन आप 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद दिए होंगे, करीब 100 ग्राम नाइट्रोजन दिए होंगे, मतलब नाइट्रोजन यूरिया के रूप में दिए होंगे या DAP के रूप में दिए होंगे, करीब 50 ग्राम से 60 ग्राम फास्फोरस दिए होंगे और पोटास दिए होंगे 80 ग्राम के आसपास।
ऐसा खाद दिए होंगे। अब आपका 1 साल पुराना हो गया। इसमें हमको ध्यान देने की बात यह है कि सालों साल पेड़ के पौधा में खाद देना जरूरी है, तभी वो स्वस्थ होगा। जब उसको पोषण मिलेगा तभी वो स्वस्थ होगा। और करीब आधा फीट से 1 फीट की गहराई लिए हुए होगा, वो रिंग होगा। अब उसमें 1 साल का अगर पौधा है तो आप 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद, बढ़िया से इंश्योर कर लीजिए, 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद, करीब 100 ग्राम नाइट्रोजन और करीब 60 ग्राम फास्फोरस, ऐसे ही करीब 90 ग्राम पोटास का खाद लेना होगा। 100 ग्राम नाइट्रोजन के लिए लगभग 200 ग्राम यूरिया, 60 ग्राम फास्फोरस के लिए 350 से 380 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 40 ग्राम पोटाश के लिए 150 ग्राम MOP देने की जरूरत होती है। दूसरे वर्ष इसी मात्रा को दोगुनी कर दें और आगे जैसे जैसे पौधों की उम्र बढ़ेगी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती जाएगी। और उस जो गड्ढा आप किए हैं आधा फीट चौड़ा और आधा से 1 फीट गहरा, उस रिंग में आपको खाद डाल देना है। ये कब डालेंगे? ये डालेंगे आप अभी चूंकि 1-1.5 साल का ही है, फूल नहीं लग रहा है पौधे में, इसलिए आप मई जून में पानी की उपलब्धता है तो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर चले जाइए उधर बरसात के ठीक बाद, अगस्त से लेकर के नवंबर तक, उस समय आप करेंगे। तो ये गोबर के उसका पोषण की बात हो गई, तो पौधा स्वस्थ होगा। बीच बीच में पानी देते रहें। गर्मी में गर्मी ज़्यादा होगी, मिट्टी भी आपकी सूख जाएगी और पौधे में पानी की कमी भी हो जाएगी, क्योंकि वातावरण में नमी कम होती है, उस समय हवा में भी नमी कम होती है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास टपक सिंचाई व्यवस्था है तो टपक सिंचाई से सुनिश्चित करें कि कम से कम 5-6 दिन में एक बार उसकी सिंचाई हो जाए। और अगर आपके पास टपक सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, आप सामान्य तौर पर पानी देना चाहते हैं, तो भी आपको 1 सप्ताह में एक बार पानी देना सुनिश्चित करेंगे, तो पौधे को पानी की मतलब कमी नहीं होगी। ये सुनिश्चित कर लें कि गर्मी के बाद बरसात आने वाला होता है, तो उस समय फिर खरपतवार, घास पात वगैरह बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो पहले ही आप गर्मी में ही जो आपका बाग है उसकी जुताई वगैरह ठीक से करके छोड़ दें, तो इससे जो घास पात होंगे या कीटाणु, विषाणु, जीवाणु होंगे जो रोग पैदा करते हैं, तो वो मिट्टी जो अगर वो जोती हुई रहेगी तो निश्चित रूप से वो या तो नीचे चले जाएंगे या मर जाएंगे, या उनके अंडे भी नष्ट हो जाएंगे या नीचे चले जाएंगे, मतलब हानि कम कर पाएंगे वो। अब बात आती है कि आप खाद दे दिए, बरसात में अभी 1-1.5 साल का आपका पौधा है तो कीड़े वगैरह लगने की संभावना होती है। तो उस समय हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल रसायन दीजिए, इमिडाक्लोप्रिड और ये वो उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 15 दिन के अंतराल पे बरसात शुरू होते ही खरपतवार नियंत्रण आप कर लिए, बरसात शुरू होते ही अगर आप कीड़ा मारने की दवा या जिससे रोग नहीं लगे, रोग कीड़े से भी आते हैं तो रोग नहीं लगे, कीड़े नहीं आएंगे तो रोग भी कम लगेगा, तो रोग नहीं लगे इसके लिए हम दवा देते हैं। तो दवा में हम रासायनिक दवा का हम इस्तेमाल कम से कम करना चाहते हैं फलों में, तो इसके लिए नीम वगैरह से बनी हुई बहुत दवाइयाँ आ रही है बाज़ार में, जैसा नीमिसाइड, नीमाक्लोर, ऐसे करके दवाइयाँ आ रही हैं। तो वो दवाई करीब 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से 3 से 5 ये आप सुनिश्चित कर लें तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।